हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो अगले क्लास होगी मतलब आज के बारे में वो होगी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन सॉल्यूशन होगा, क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ, उसका कैसे कैसे उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 दिया हुआ, पर्सन वाली 1.1 दिया हुआ है एनसीईआरटी का, बीटीसी एनसीईआरटी 1.1। इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें, करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें 3 सवाल दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 135 और 225। इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। चलो इसको हल कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए इसमें सबसे बड़ा मान कौन है? 225। चूंकि 225 जो है वो बड़ा है 135 से, इसीलिए ए क्या होगा? 225। इसमें बी क्या हो जाएगा आपका? 135। फार्मूला कहता है ए बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको थोड़ा नीचे कर दिया जाए, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ये कंडीशन होता है, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, मतलब ये शेषफल जो होगा वो 0 या 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा। ठीक है, चलो इसको भाग कर लेते हैं। 225 को 135 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, 225 को हम भाग कर लेते हैं 135 से। तो स्टेप 1 में भाग होगा, चरण 1, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें भाज क्या दिया हुआ है? 235। बी कितना है? 135। 225 गुने बराबर 135 गुने। अब देखो इसको भाग करेंगे, ऑब्वियसली इसको हम एक ही बार भाग लगाना पड़ेगा। 135 घटा कर आएगा 0, 90, 90 बचेगा। तो इस टाइम पे भागफल क्या आया? 1। शेषफल क्या आया? 90। ठीक है, अभी शेष में 0 नहीं है, फिर चरण 2 चलेगा। चरण 2, 135 को भाग देना है हमें 90 से। तो इस टाइम पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस टाइम पे भाज क्या हो गया? स्टेप 2 में, चरण 2 में 135, भाजक क्या है? 90, और भागफल क्या आएगा? एक बार में भाग लगाएंगे, घट कर आएगा आपका 45। तो क्यू आ गया कितना? 1, और शेष में कितना आया? 45। ठीक है, अब चलेगा चरण 3, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर से लिखेंगे। इस टाइम पे 90 यहाँ आ जाएगा, 45 दूना 90, आ गया शेष में 0। बताओ स्टेप 3 में, चरण 3 में देखो भाज दिया हुआ है 90, भाजक है 45, भागफल क्या आया? 2, और शेष में क्या आया? 0। जब शेष 0 हो तो b क्या हो जाएगा, है ना? क्योंकि इस टाइम पे r 0 है तो b क्या होगा? 45। b 45 है, तो अतः एचसीएफ क्या होगा आपका? 45 होगा, है ना? एचसीएफ मौसा क्या हो जाएगा? 225, और 135 का मौसा क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से एनसीईआरटी का पहला है। अब दूसरा, इसमें 2 और 3 और सवाल है, तो दूसरा और तीसरा आप लोग खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है 196 और 38,220। तीसरा दिया हुआ है 867 और 255। तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, ये दोनों को
एक बात है कि अगर कोई भी सवाल दिया जाए है ना, तो उसको आप लोग पॉज करके, वीडियो को पॉज करके रोक कर उसको नोट कर लिया करोगे, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताएगा उसको नोट कर लिया करोगे, ठीक है। जो कहेंगे होमवर्क करने के लिए तो वो आप लोग किया करो, प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स में परफेक्ट बनोगे। मैथ्स में परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितना आप किसी भी चीज़ को बार बार देखने से, किसी भी चीज़ को बार बार रिवाइजन करने से क्या होता है कि वो चीज़ हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी का। जनरली इसको बीटीसी के नाम से भी जानते हैं, बिहार स्टेट गवर्नमेंट के लिए बीटीसी कहता है ना, वो एनसीईआरटी को इम्प्रूवमेंट कर देता है, ठीक है, मॉडिफाई किया जाता है एक अलग अकॉर्डिंग टू स्टेट के अनुसार हर एनसीईआरटी बुक को मॉडिफाई किया जाता है। तो इसलिए बिहार बोर्ड जनरली इसी बुक को फॉलो करता है। क्वेश्चन जो अटैम्प्ट एग्ज़ाम में जो पैटर्न आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं, जितने भी बिहार बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं वो इसी बेस पर आधारित होता है। क्योंकि अभी तो सिलेबस जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया, बहुत सारा चेंज हो गया। बदलाव ये है कि 50% को ऑब्जेक्टिव करते हैं, 50% सब्जेक्टिव करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सब्जेक्टिव पे कॉन्सेप्ट पे होता है। अगर आपको सब्जेक्टिव पे कॉन्सेप्ट है तो ऑब्जेक्टिव पे कॉन्सेप्ट होगा। इसलिए करो मैथ्स को बार बार प्रैक्टिस करें, जितने भी थ्योरी पोर्सन। अब देखो मैंने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया, इससे पहले हमने इस यूनिट के लिए, चैप्टर के लिए बहुत सारे वीडियो डाल दिए। मेरे हिसाब से 4 से 5 वीडियो मैंने बना चुका है, ठीक है। तो वो सारा का सारा क्वेश्चन वो जो था वो बेसिक था, ठीक है। मतलब वो हाउ टू मेक कह सकते हैं मैथ्स कैसे सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, वो सारे थ्योरी पोर्सन बताया कि मैथ का तरीका क्या बता दिया। अब क्या करना है कि अब सवाल को अटैम्प्ट करना है, सवाल को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 में लिखा हुआ है दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, वैसे आप लोगों के पास बुक होगा तो बुक देख लेना। दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, क्या लिखा हुआ है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होगा, उसको हमें दर्शाना है, दिखाना है कि वाकई में इस रूप में होगा कि नहीं। धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है, क्या कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर क्या होगा BQ + R, BQ + R, जहां 0 < R, मतलब R का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन B से छोटा होगा। इस टाइम पे देखोगे कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो है विषम पूर्णांक 666, इट मीन्स कि उसका जो भाजक होगा वो क्या दिया हुआ है, गुना में 6 दिया हुआ है। तो इस टाइम पे हम क्या मानेंगे, हम मान लेते हैं, माना कि चूंकि विषम पूर्णांक 666 के रूप में है तो माना कि b बराबर 6 है ना। ये समीकरण 1 कर लो, इसको, ये समीकरण 1 है। हमने मान लिया b बराबर 6, चूंकि 6 गुना में है इसलिए 6 मान लिया। तो ऑब्वियसली जो r होता है, शेषफल होता है, वो b से क्या होता है, छोटा होता है। अगर हमने b को 6 माना है तब r क्या होगा, b से छोटा होगा। तो b से छोटा मतलब 6 से छोटा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। हमने b को 6 माना है तो r हो जाएगा b से छोटा, ये मान हो जाएगा। अब दर्शाना है, जिसको जिसको दर्शाना है वो देखोगे। यदि b का मान 6 लिया जाए और r का मान BQ + R 1 लिया जाए और R1, b का मान 6, r का मान 1 लेने पर क्या होगा कि ये साबित हो जाएगा। समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया हुआ है a बराबर BQ + R। इस समीकरण में धनात्मक पूर्णांक a जो है b का मान क्या रखेंगे 6, क्यों,
और शेष क्या आया 1। तो आ गया वो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या आया 6q + 1 के रूप में। ठीक है, अब इसको हमें प्रूव करना है, तो धनात्मक पूर्णांक की 6q + 3 के रूप में लाना है, तो b क्या हो जाएगा 6, शेष क्या हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, यदि b बराबर 6 और r शेषफल क्या 3, फिर समीकरण 1 से देखो, a हो जाएगा bq + r। ठीक है, तो विषम पूर्णांक a b हो गया 6, q प्लस शेष में क्या माना गया r क्या लिया गया 3, तो ये साबित हो गया, ये इस रूप में आ गया। 6q + 5, पहले ये लाना था, फिर ये लाना है, फिर ये लाना है, 6q + 5 इस रूप में लाना है। तो ऑब्वियसली हम b को क्या मानेंगे, b क्या लेंगे यहाँ से 6, b तो 6 होगा, और r क्या लेंगे 5 लेना है। फिर समीकरण 1 से विभाजन एल्गोरिथम से कह सकते हैं, समीकरण 1 क्या लिखा हुआ, a बराबर bq + r, a बराबर b कितना 6, q प्लस शेष कितना है 5, ये हो गया साबित, है ना। तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में प्रूफ हो गया, विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब विषम पूर्णांक इसलिए अगर q जनरली q को क्या हो गया यहाँ पे भागफल हो गया, q भागफल हो गया। ठीक है, तो भागफल कुछ भी हो सकता है, अगर भागफल का मान q का मान रखेंगे तो एक विषम संख्या का पैटर्न तैयार होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है सवाल को। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना एक आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब ये कह रहा है कि एक परेड में 616 सदस्य भाग लिए हुए हैं। ठीक है, उसमें 32 सदस्य वाले एक आर्मी के पीछे मार्च करना, एक के पीछे एक, इसके पीछे एक होगा। दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना, मतलब दोनों समूह को एक समान संख्या वाली, मतलब समान सेना वाली कह सकते हैं कि लाइन में मार्च करना। मार्च का मतलब है कि कह सकते हैं आंदोलन करना है, सीधा चलना है। ठीक है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या की बात हो रही है, अधिकतम संख्या जब भी निकालना कहेगा तो SCF होगा, क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM होता है न्यूनतम संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कह रहा है कि 616 सदस्यों की एक आर्मी है जिसमें 32 सदस्यों में डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 616 और 32 इस दोनों का आप SCF निकाल लोगे। तो SCF निकालना है तो दो तरीका है, एक तो अभाज्य गुणनखंड करके निकाल सकते हो और एक यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेना। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना, a बराबर bq + r, जब तक शेष 0 ना है तब तक b क्या होगा SCF नहीं कहलाएगा, है ना। तो r 0 लाना है तो b हो जाएगा हमारा SCF। ठीक है, तो ये बन जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होगा, है ना। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, लिखा हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में होता है, ये दर्शाना है। ठीक है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होगा, ये दर्शाना है। चलो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहां वर्ग की बात हो रही है, 3m और 3m + 1 वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। ठीक है, तो लेते हैं सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, सवाल में कहा गया है के प्रयोग से क्या होगा, a बराबर
बी क्यू प्लस आर, समीकरण 1, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन क्या होगा बी, मतलब आर 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा होगा। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में लाना है, मतलब ये होगा कि ए के बराबर नहीं लाना है, ए बराबर हमें इस रूप में नहीं लाना है, ए बराबर 3m या ए बराबर 3m+1 इस रूप में नहीं लाना है, बल्कि इसका जो वर्ग होगा ए स्क्वायर बराबर 3m लाना है, ए स्क्वायर बराबर 3m+1 ये लाना है, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 3m या ए स्क्वायर बराबर 3m+1 इस रूप में लाना है, ये वाला लाना है, ठीक है। अगले पिछले सवाल में क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे ही था कुछ, और 3rd में 4th में ऐसा है। चलो देखते हैं कि कैसे हल होगा। देखो मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ 3 है तो हम मान लिया, माना कि b बराबर 3, गुना में 3 इसलिए 3 मान लिया। तो ऑब्वियसली जब b 3 है तो r क्या होगा, 0 से b से छोटा होगा, या तो 1 या तो 2 या तो 0, है ना। r जो है वो 0 1 2 होगा, मतलब b से छोटा होगा, b का मान 3 तो 3 से छोटा होगा, 0 1 2। यदि b बराबर 3m वनली 3m है और 3m+1, मतलब इसमें शेष 0 है और इसमें शेष क्या है 1, तो b 3 लो और r 0 ले लेते हैं। b का मान हमने 3 लिया, r का मान क्या लिया 0 ले लिया। उसके बाद जब इसका वर्ग किया जाएगा तो इस रूप में आ जाएगा 3m के रूप में, और दूसरा वाला है 3m+1। समीकरण 1 से स्टेप वही है जो सवाल नंबर 2 में बनाया था, वैसे ही स्टेप चलेगा इसका भी, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a बराबर b कितना है 3, q प्लस शेष कितना है 0, तो a बराबर क्या होगा 3q। लेकिन यहाँ तो धनात्मक पूर्णांक हो गया, बल्कि हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लाना है इस रूप में, तो अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बनाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3q का होल स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर बराबर हमें लाना है 3m, इसका मतलब है कि इस 9 को 3 बनाना है, तो 9 को 3 लिखो, बाकी q स्क्वायर के साथ 3 गुना कर दो, है ना। इस 9q स्क्वायर को हमने क्या लिखा 3 × 3q स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, हम मान लेते हैं, माना कि थ्री क्यू स्क्वायर बराबर m, जहां m क्या है एक पूर्णांक है। पूर्णांक m के लिए 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया m मान लिया, ठीक है। अब इस समीकरण में रख दो, इसको समीकरण 2 ले लो। समीकरण 2 से तो a स्क्वायर बराबर, समीकरण 2 क्या है, a स्क्वायर बराबर 3 × 3q स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3 × 3q स्क्वायर को हमने क्या माना m, ये हो जाएगा इस रूप में, आ गया 3m के रूप में। अब यदि b को 3 माना जाए और r कितना लिया गया 1, शेष में 1, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b कितना है 3q, r कितना है 1, ऑब्वियसली लाना है 3m+1, मतलब इसका जो वर्ग होगा उसके रूप में लाना है। तो अब इसमें भी करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, है ना। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, a स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे,
तो ए स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab तो 2 तिया 6q, अब प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है, ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कि इस दोनों टर्म में देखोगे, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आ गया, ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया, है ना। इसको चलो आगे एक्सपेंड कर देते हैं तो अच्छा होगा। ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू बी, ए क्या है 3q, अब बी क्या है 1, अब प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर आ गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6q अब प्लस 1, 3m प्लस 1 लाना, तो प्लस 1 तो है ही, इसको हमें बनाना है 3m। तो ऑब्वियसली दोनों में 3 कॉमन लेते हैं, इस दोनों में 3 कॉमन ले लो तो अंदर हो जाएगा 3q स्क्वायर, अब प्लस 6 में 3 कॉमन लिया गया तो क्या होगा 2। फिर से मान लेंगे, माना है कि पूर्णांक m के लिए 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लेते हैं। पूर्णांक m के लिए इसको हमने क्या मान लिया m, जहां m क्या होगा एक पूर्णांक है, ठीक है। अब इस मान को रखते हैं इसमें समीकरण 3 में, इसको समीकरण 3 मान लो। समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बराबर 3, इसके जगह पे हमने क्या माना है m, तो ये हो जाएगा 3m अब प्लस 1, ये हो गया दर्शाया गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। एक ये साबित हुआ, दूसरा ये साबित हुआ, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब यहाँ घन की बात किया जा रहा है, तो जिस तरह से वर्ग हुआ है उसी तरह से घन की बात होगा। घन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है 1.1 का लास्ट सवाल है, 5वां जो है लास्ट है, इसमें घन कहा गया। तो घन का मतलब है कि सारा प्रोसेस प्रक्रिया वैसे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका इस दोनों तरफ घन करने पर क्या लिखोगे, इसके बाद दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, घन करने पर तो पावर 3 होगा, यहाँ भी पावर 3 आएगा, इसमें भी घन होगा, इस तरह वाले में भी। तो यहाँ ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो 1.1 कंप्लीट हुआ। इस तरह से और भी सवाल अगला एक्सरसाइज 1.2 जो कल लेके आएंगे।